बस्तर जो पूरा क्षेत्र है वो केरल से बड़ा है, उसका भूगोल। सिर्फ 7 जिले हैं, एक समय तो पूरा बस्तर एक जिला हुआ करता था। तो ये 7 जिले मिलकर केरल से अधिक भूमि पर विस्तृत हैं। और यहाँ का जंगल है, उसके नीचे उस जंगल की जड़ों में बहुत ही अच्छा लोहा और अन्य खनिज पदार्थ बैठे हुए हैं, हम ये भी जानते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चली आ रही है नक्सलिज्म को खत्म करने के नाम पर, ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो आदिवासियों का जो डिस्कंटेंट है, इस पर मैं आगे आऊंगा अभी, वह उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। ये सही बात है कि देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी संवैधानिक राज्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को हथियार उठाने की इजाजत नहीं दे सकता, ये एकदम सही है, संविधान आपको इजाजत नहीं देगा। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं कि वो आखिर वो हिंसा हो क्यों रही है, हिंसा इसलिए हो रही है, बहुत सारे लोग बाध्य होकर हिंसा की शरण में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने उन जगहों के उस निवासी को मूल अधिकारों से वंचित कर दिया है। बस्तर में आपने पैसा क्यों नहीं लागू किया अब तक आपने, है ना, जो शेड्यूल 5-6 की बात होती है वो क्यों आप लागू नहीं कर रहे हैं अब तक? आप उनसे पूछे बगैर आप कैसे उन इलाकों में तमाम किस्म के कैंप या अन्य चीजें स्थापित कर सकते हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको यहाँ अभी, जिससे पता चलेगा कि सरकारें किस तरह से खेलती हैं। आपको याद होगा 2005 में मनमोहन सिंह ने एक बार बड़ा भारी एक स्टेटमेंट दिया था कि वो सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये जून 2005 की बात है। कम लोगों के पता है कि उसके एक आध दिन के आगे पीछे टाटा ने एक बहुत बहुत बड़ा जो स्टील प्लांट बस्तर में बनाने की घोषणा कर दी। लैंड वहां एक्विजिशन का काम शुरू होने लगा। ये लेकिन कई लोगों को नहीं पता कि इस प्लांट का इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ कि इर्द गिर्द के बस्तर के कई सारे गांव के लोग वह बाध्य होकर प्रोटेस्ट के खिलाफ उतरे और उनमें से कई सारे लोग नक्सली रैंक में जाकर जुड़ गए, क्योंकि उनके पास कोई वहां पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव विकल्प नहीं है पीसफुल प्रोटेस्ट की, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें बाध्य होकर उनकी शरण में जाना पड़ा और 2-1 दशक बाद टाटा को अंततः उस प्रोजेक्ट को, उस प्लांट को वाइंड अप करके वहां से बाहर आना पड़ा। तो या आप जब तक इस पूरी प्रक्रिया को नहीं समझेंगे कि आखिर बस्तर में हो क्या रहा है, मैं ऐसे आपको दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं। यहाँ आशुतोष, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लगातार जो सरकारें रही हैं और ये सरकार भी जो रही है, उनका ये दावा रहता है कि क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। विकास के कार्यों में उनकी गिनती ये होती है कि वहां पर माइनिंग हो सके, खनन पदार्थ निकल पाए, जिससे वहां के लोगों को नौकरी मिले, वहां के लोगों को एक तरीके से समग्रता से रहने के लिए एसिमिलेशन भी हो उनका और मेन स्ट्रीमिंग भी हो, ये उनका हमेशा दावा रहता है। तो इसको आप किस तरीके से समझते हैं कि भाई अगर वहां माइनिंग हो रहे हैं, वहां इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है, और क्या नक्सल ये इस जो नक्सल और ये भारतीय सरकार के बीच में ये जो जंग है उसकी वजह से वहां पर ये नहीं हो पा रहा है? तो इसमें आदिवासी कहाँ खड़े हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि माइनिंग जो विकास वाला प्रश्न है ना, मैं आपको थोड़ा दंतेवाड़ा में ले जाता हूँ। दंतेवाड़ा हम जानते हैं नक्सल आंदोलन की बहुत बड़ी भूमि रही है। आपको पता होगा दंतेवाड़ा में दुनिया का बहुत ही बेहतरीन लोहा छुपा हुआ है, और दंतेवाड़ा में हमारी एनएमडीसी का, जिसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं, हमारा बहुत बड़ा पीएसयू है, उसका विराट प्लांट है, जबरदस्त प्लांट है। वो वहां से खनिज लोहा निकाल रहा है और वह पिछले 60-65 साल से कुछ तो निकाल रहा है वहां से लोहा। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी इलाके में इतनी बड़ी, इतनी विराट इंडस्ट्री अगर लगी हुई है तो उसका तो इम्पैक्ट, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बहुत पड़ना चाहिए, है ना, इस इलाके में पूरे में। आपको अचंभा होगा सुनकर अजय के आज तक उस पूरे इलाके से एक व्यक्ति उस माइनिंग प्लांट में क्लास 4 एम्प्लॉय से ऊपर नहीं जा पाया है। अगर माइनिंग से तरक्की आनी ही होती तो इस इतने बड़े प्लांट की वजह से तो वो इलाका लहला गया होता। हमने देखे हैं कि ऐसे कुछ एक उदाहरण है, जैसे जमशेदपुर है, टाटा नगर है, जहां एक बड़ा प्लांट आता है और वो बड़ी अच्छी टाउनशिप विकसित होती है, रिफाइनरी विकसित होती है, जो इस इलाके में तरह तरह के विकास कार्य करवाती है। लेकिन ऐसा जब होता है जब आपके जो गतिविधियां हैं उस व्यक्ति, वहां के निवासी को ध्यान में रखकर की गई हो। दंतेवाड़ा में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो जो भी माइनिंग और विकास की बात करता है, सबसे पहले उसे ये पूछना चाहिए कि दंतेवाड़ा में इतना बड़ा प्लांट होने के बावजूद विकास क्यों नहीं हुआ है? दंतेवाड़ा में से सर्वाधिक संख्या में अशिक्षित और कुपोषित आदिवासी क्यों आते रहे हैं?
इसका जवाब कहाँ है लोगों के पास? जी। तो मतलब जैसे दंडकारण्य पूरे ही क्षेत्र में इस तरीके से जो सोशल इंडिसेस है, चाहे वो कुपोषण की हो, क्या एजुकेशन के दर हो, या फिर हेल्थ के जितने भी इंडिकेटर्स है बहुत ही कम कम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक तरीके से वहां के जो निवासी है, जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, उनको हमारे सरकार से भरोसा उनका उठ गया है? देखिए, बहुत पहले से भरोसा उठा हुआ है और ये तथ्य हमारे पास हैं। अगर हम्म, भरोसा नहीं उठता तो वहां का मूल निवासी, वहां का आदिवासी कभी हथियार नहीं उठाता। हम्म, हमें समझना चाहिए कि बड़ी संख्या में आदिवासी ने हथियार अगर उठाए हैं तो अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उठाए हैं। आपको दो तरह के नक्सलियों में भेद करना होगा यहाँ। एक है जो आइडियोलॉग है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो नक्सली या माओइस्ट इत्यादि की एक्सट्रीम लेफ्ट की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको चीजें पता है बहुत अच्छे से, जो थ्योरी पर, जो लिटरेचर पर, जो लेफ्टिस्ट फिलोसफी पे घंटों बात कर सकता है। लेकिन एक दूसरा नक्सली है जो कि लगभग अशिक्षित है, जो कि गांव में रहता था, जो महुआ पीता था, जो सल्फी पीता था, जो अपने छोटी मोटी खेती किसानी करता था। वह जुड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो अपनी जमीन और अपना जंगल और अपने जल को बचाने के लिए जुड़ा है। इसलिए आप देखेंगे कि बस्तर में जो नारा है नक्सली का, वो नारा संपूर्ण क्रांति ऐसा कुछ नारा नहीं है। वह नारा सिर्फ और सिर्फ जल, जंगल और जमीन बचाने का नारा है। तो मुझे ये बताइए कि हमारी इतनी सारी बड़ी सरकारें हैं, वह आखिर अपने निवासी को जल, जंगल और जमीन की सुविधा, उसका अधिकार क्यों नहीं दे पाती हैं? तो नक्सलिज्म। हम दर्शकों के लिए बता लें कि आप तो वहां पर लगातार जाते रहे, वहां पे क्या कैसी है स्कूलों की अवस्था, कैसी है अस्पतालों की अवस्था, कैसी है वहां पर, क्या है लोगों का कमाई का स्रोत, क्या है वहां पे? बहुत बहुत देखिए, अस्पताल और स्कूल की अवस्था बहुत खराब है वहां। दूर दराज कई बार इलाकों तो में। मैंने ऐसे सुना कि स्कूल जो थे उनको तोड़कर वहां सिक्योरिटी कैंप बना दिए गए। हाँ हाँ, ये भी कई बार हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि पिछले कुछ समय से थोड़ी सी, क्योंकि सड़कें बनी हैं, अभी इस बात को हमें लिखना या स्वीकारना या चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। सड़कें बनी हैं चूंकि पिछले कुछ समय से, तो थोड़ी सी अधिक जो है स्कूल और हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह जा सके हैं। लेकिन इस बात को रेखांकित करना जरूरी है कि बहुत बड़ी संख्या में फोर्स आई है, फोर्स डिप्लॉय हुई है वहां, जी। पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ ये फोर्सेस। सड़कों के बारे में, क्योंकि इसलिए क्योंकि आपने ये बात छेड़ी, तो लगातार मेरे जब जब मैं भी गया वहां पर, वहां के जो आदिवासी थे वो सड़कें बनाने के खिलाफ खड़े हुए थे। और अभी की उनको लगता था कि सड़क जो है उनकी मूल आवश्यकता नहीं है, उनकी आवश्यकता है खाना, साफ पानी, कुछ शिक्षा की दर, लेकिन वो सरकारें वहां पर नहीं कर रही थी, उनका इस तरीके का मानना था। और अभी हम पिछले 2 साल में देखे जहां सिलगेर का जो आंदोलन था, वहां पर भी किस तरीके से जो सिक्योरिटी कैंप बन रहा था या सड़कें बन रही थी, उसके खिलाफ 1 साल से ज्यादा वहां पर आदिवासियों ने आंदोलन किया। कांकेर के पास बेचाघाट में एक पुलिया बनाना था जब सरकार को, तो उसको नहीं बनने के लिए वहां पर वहां के लोगों ने आंदोलन खड़ा किया। उनका ये मानना था कि ये जो हमारे जो पुश्तैनी जमीन है, जंगल की जमीन, उस पर सरकार कब्जा कर रही है और इसलिए सड़कें बना रही है कि यहाँ पर वो हमारे गांवों में सिक्योरिटी फोर्सेस को लाकर वहां पर एक आतंकी राज का एक कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में इसको आप किस तरीके से समझते हैं, जो आदिवासी जो आंदोलनकारी लोग हैं वहां पर? देखिए, आपने सिलगेर की बात की। सिलगेर का आंदोलन शुरू होता है औपचारिक तौर पर 2021 की गर्मियों से, जब वहां एक सिक्योरिटी कैंप की स्थापना के लिए, पहले आपको बताऊं, सिलगेर भीषण जंगल है, भयानक जी। जंगल है, और उस जगह आप बीचों बीच में सिक्योरिटी कैंप स्थापित कर रहे हैं। आपने वहां कोई स्कूल नहीं ले गए, आप वहां टीचर्स को नहीं ले गए, आप वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं ले गए, लेकिन आप सबसे पहले वहां एक सिक्योरिटी कैंप लेकर जाते हैं। तो जब उस सिक्योरिटी कैंप का ये विरोध कर रहे थे, उन सड़कों का विरोध कर रहे थे, तब वहां गोली चली, जिसमें 3 आदिवासी मारे गए। अब आपको ये समझना चाहिए कि वो सड़कों का विरोध जब होता है तो क्यों होता है। आदिवासी सड़कों का विरोध इसलिए नहीं करता, विकास विरोधी है, बल्कि इसलिए कि उसे पता है कि इन सड़कों के जो सबसे पहले बेनिफिशियरी हैं, अगर मैं अपनी राजनीति की, वर्तमान राजनीति की भाषा में बोलूं, जो सबसे पहले लाभार्थी हैं, वो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। क्योंकि इन सड़कों पर उनके हैवी वाहन जाते हैं और फिर वहां दूर तक जाकर, जैसे आपने कहा, वो जंगलों में एकदम दूर दूरस्थ गांवों तक जा सकते हैं। तो पहला लाभ किसको मिल रहा है? पहला लाभ सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहा है। मेरी अपनी समझ से
अगर सरकार को बस्तर का दिल जीतना था तो सरकार को सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर ले जाना था। फोर्सेस जो है बहुत बाद में आती, और अगर आ रही है तो तुरंत छोड़कर चली जाए। हो क्या रहा है, हमें तर्क दिया जाता है कि फोर्सेस सिर्फ टेम्परेरी है, आएगी, माहौल ठीक हो जाएगा, सड़क बन जाएगी, स्कूल और हॉस्पिटल बन जाएंगे, उसके बाद चले जाए, उसके बाद फोर्स विड्रॉ कर जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ है। फोर्स आती है, उसकी परमानेंट प्रेजेंस वहां हो जाती है, बनी रहती है वो। ये लगातार पिछले 10-12 वर्षों से पैटर्न बन गया है बस्तर में। आप ये बताइए, कौन ग्रामीण अपने गांव में सीआरपीएफ की या पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैवी बटालियन देखना चाहेगा? जिन लोगों ने जिंदगी में कभी कोई बंदूक, कोई हथियार तक नहीं देखा, वो अचानक से बड़े भीषण बंदूकों के और ऐसी राइफल्स के साए में जी रहे हैं। अच्छा, वही इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि कल मैं अमित शाह जी ने इंटरव्यू एक दिया है जो टीवी में लगातार प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि जो उन्होंने जो पिछले 1 साल में 436 नक्सली वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराए, 1364 जो है उन्होंने गिरफ्तार किया, और 1400 से ज्यादा जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया। और उन्होंने ये अपील की कि वहां के जो नक्सली हैं वो मेन स्ट्रीम में आए, अपने हथियार सौंपे और फिर अपनी एक जिंदगी जिए। और उन्होंने एक दूसरा ये तर्क भी दिया कि उनके कार्यकाल में पिछले 380 सिक्योरिटी कैंप बनाए गए, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कैंप ही वहां के आदिवासियों को सबसे बड़ा थ्रेट लगता है कि वहां पे उनके गांव के बीच में सिक्योर, तो उन्होंने कहा कि 380 सिक्योरिटी कैंप बनाए गए और ये अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है। और अमित शाह जी का ये कहना है कि वहां पर जो बस्तर में जो सिक्योरिटी वैक्यूम था उनकी सरकार ने आकर खत्म किया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप इनकी भाषा को देखें, यहाँ ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। 2-3 चीजें बताता हूं। सबसे पहले आखिरी जो आपने कहा, उन्हें सिक्योरिटी वैक्यूम फिल करना है, डेवलपमेंट वैक्यूम फिल करना है। सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि उनकी जो भाषा है, जो उनका लेक्सिकन है, वो पूरी तरह से काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स पर आधारित है। वे नहीं देख पाते हैं, शायद देखना नहीं चाहते हैं कि सिक्योरिटी वैक्यूम से कहीं बड़ी समस्या है डेवलपमेंट वैक्यूम की, जो विकास वैक्यूम है वहां, उस पर क्या ध्यान दिया गया है, मेरी दिलचस्पी उसे है जानने में। दूसरी बात, आपने कुछ आंकड़े दिए हमारे गृह हाँ, मंत्री वो जो आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि 436 नक्सली है, वो 15 साल में भी ये टोटल नहीं था। ये अमित शाह जी के अपने मैं थोड़ी सी मैं आप लोगों में बात करना चाहूंगा आपको। मैं ये पिछली बार जो मैंने पहला उत्तर दिया था, फिर से जाता हूं। आज से कुछ एक साल पहले जब मैं एक्टिवली वहां रिपोर्टिंग फील्ड, अब नहीं, आप जानते हैं कि अब मैं फील्ड पे तरह नहीं जा पा रहा हूं, तो मैंने पूरे एक साल भर का छत्तीसगढ़ का पूरा इन्वेस्टिगेट किया था कि उनका दावा था कि कई सारे 100 या 1000 टाइप के उन्होंने कुछ नक्सली सरेंडर किए हैं। आप विश्वास मानेंगे, मैंने गांव गांव जाकर पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी थी, फ्रंट पेज पर छपी थी कि इसमें से 80% ना तो सरेंडर है ना ये नक्सली है। तो जो पूरी संख्या है उसका सिर्फ 20% है जिसे आप नक्सली कह सकते हैं, बाकी ने ना तो सिर्फ नाम दे दिया जाता है। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि प्रक्रिया होते कैसे है। किसी ग्रामीण को 50 लोगों को लेकर आया जाता है, 50 लोग आते हैं, थाने में आते हैं, उनको 1000-2000 देकर उनके साथ फोटो खिंचवाकर उनको वापस भेज दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर की अजॉय एक पूरी पॉलिसी है जो एमएचए, एक लेवल पर एमएचए से संचालित होती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक स्तर पर वो राज्य पुलिस उसे चलाती है। तो सरेंडर के तहत कुछ स्पष्ट नियम बने हुए हैं। क्या नियम है वो, क्या क्या कानून है कि अगर सरेंडर होगा तो वो सिर्फ सरेंडर नहीं है, वो दरअसल सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। उसके तहत इतना पैसा आपको दिया जाना है, एक इतनी मात्रा में, इतने लाख दिया जाना है, आपको उसका पुनर्वास करना है, आपको उसको नौकरियां देनी है, आपको उसको वोकेशनल कार्य सिखाने हैं। मेरा अमित शाह जी से प्रश्न है कि इन 1400 लोगों को कितना तो पैसा दिया गया, ये बताएं जरा हमें। हाँ, दूसरी बात, इनमें से 1400 लोगों में से कितने लोग हैं जिनका रिहेबिलिटेशन हुआ और किस किस तरह से हुआ? ये आंकड़े कहाँ हैं अभी तक हमारे पास? ये 1400 आप बता रहे हैं, बड़ी फिगर है। अगर वाकई 1400 नक्सलियों ने सरेंडर किया है तो इनको रिहेबिलिटेशन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। कहाँ रिहेबिलिटेट किया है? क्या उनको रायपुर में, क्या हैदराबाद में, या तेलंगाना में, या दिल्ली में क्या उनको नौकरियां मिल गई हैं? क्या उनको तरह तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करा दिए गए हैं? क्या कोई इलेक्ट्रीशियन है, क्या कोई मैकेनिक है, क्या मिस्त्री है, क्या कोई पेंटर है, क्या कोई बागवानी कर रहा है, क्या कोई पढ़ा रहा है? क्या ये लोग आखिर कहाँ गए? ये डिटेल्स हमारे पास क्यों नहीं है?
जी। तो मेरा पत्रकार, मेरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जब तक मुझे डिटेल्स नहीं मिलेंगी मैं कैसे मान लूंगा? मुझे 1400 लोगों के नाम चाहिए और ये चाहिए कि ये कहाँ है, इस दोनों क्या कर रहे हैं, बस कहाँ है वो डिटेल्स हमारे पास। लेकिन अब क्योंकि आपने विकास के बारे में बात किया अभी, तो मुझे एक एपिसोड मेरे पत्रकारिता से याद आ रहा है। जब मैं गया था, रमन सिंह की सरकार थी, वहां पे बीजेपी की सरकार थी, और उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की कि देखिए हम दंतेवाड़ा, जो बस्तर का कैपिटल माना जाता है, एक तरीके से सेंटर माना जाता है, वहां पर उन्होंने एक कॉल सेंटर खोला और एक वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज खोला है जहां पर, और वो दिखाने ले गए थे हमें कि भाई आइए देखिए कि किस तरीके से हम विकास का काम कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं, जो आप बता रहे हैं कि वोकेशनल कॉलेज दंतेवाड़ा में खुला है, और दंतेवाड़ा में एक एजुकेशन सिटी भी एक समय स्थापना हुई थी, उसकी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। एक कलेक्टर, एक यंग कलेक्टर थे उन दोनों, ओपी चौधरी, उन्होंने बड़े अच्छे, वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय थे, तो उनके थोड़ा भावनात्मक लगाव अधिक था दंतेवाड़ा से, तो उन्होंने जब अपने पहले कलेक्टर, एकदम यंग कलेक्टर बनकर गए, तो उन्होंने 2-3 अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे। हालांकि इस समय वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और भाजपा सरकार में मंत्री हैं, तो लेकिन ये ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत कम हैं, ये गिने चुने हैं। मैंने फिर ये आपको कहा, मतलब एक तरीके से ये मीडिया प्रॉप्स है कि मीडिया को दिखाने के लिए, मगर अंदर कुछ हो नहीं रहा है, वो कॉस्मेटिक चीज है। मीडिया को खुश करने के लिए है वो। जैसे मैंने कहा कि 1400 अगर आपके नक्सलियों ने आपने सरेंडर करवाया है, तो मुझे ये बताइए कि उनको रिहेबिलिटेट कहाँ किया गया है, वो जी। कहाँ है इस और समय? इस बात पे थी, जो ऑपरेशन कगार है, हम हमेशा सुनते हैं होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में, वो क्या है? क्या वो क्या है? क्या वो ऑपरेशन ग्रीन हंट का ही दूसरा नाम है? देखिए, ग्रीन हंट एक अलग समय था, कगार अब है। इन्होंने ये कगार जो 2026 मार्च तक सफाया करेंगे नक्सलियों का, ये उसको साफ या उसको नोमेनक्लेचर दे दिया गया है। तो उसके थ्रेशोल्ड। जी हाँ, थ्रेशोल्ड, इसके हिंदी में होता है थ्रेशोल्ड, यानी कि अगर हम अब तुम्हारी थ्रेशोल्ड पर खड़े हुए हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ आकर। मेरा प्रश्न ये है कि इस अमित शाह जी का ये कहना है कि पहले 120 जिलों में नक्सली एक्टिव थे, अब उनके कार्यकाल में सिर्फ 12 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे बच गए हैं जहां नक्सली है, और उनका सफाया मार्च 31 2026 तक वो कर देंगे। अमित शाह थोड़ा सा अतिशयोक्ति कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपको दे देता हूँ। नक्सलिज्म 2012-13 के बाद से वो डिक्लाइन पर है, और वो कई सारे फैक्टर्स हैं, उसकी चर्चा हम कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद से उनकी उपस्थिति धीरे धीरे खत्म हो गई थी। यूपीए के कार्यकाल के समय ही खत्म हो गई थी। यूपीए ने के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। झारखंड आप याद कीजिए, यूपी के कार्यकाल में एकदम लगभग उसकी उपस्थिति खत्म होने लगी थी, उड़ीसा से खत्म होने लगी थी, बिहार से खत्म होने लगी थी। तो ये कहना कि अमित शाह ने आकर कोई जादू की छड़ी फेर दी, ऐसा नहीं है। एक कंटिन्यूटी चली आ रही है सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, जो कि ये सही बात है, पिछले कुछ वर्षों से उसमें अधिक तेजी आई है, गति आई है, ये बात एकदम सही है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो ये लोग मारे जा रहे हैं, मैं फिर से लौटूंगा अजय, कि 400 का आंकड़ा दिया जा रहा है, इन 400 की हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं अभी तक, है ना? हम जर्नलिस्ट, हम किसी भी सरकारी डेटा को, ऐसे कॉन्टेंशियस, ऐसे सेंसिटिव डेटा को हम फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि वहां के स्थानीय पत्रकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत डरे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। अब मुकेश चंद्राकर का अभी आपको नाम याद होगा, जनवरी में उन्होंने एक रोड, अब ये रोड की बात आती है, अभी आप रोड की बात कर रहे थे। अब देखिए, अच्छी बात है, आपने मुझे ये स्थानीय पत्रकारों की बात याद दिलाई। हमने, आपको याद होगा, वायर में मैंने खबर की थी कि स्थानीय पत्र, मतलब मुकेश की बाईलाइन थी उसमें, कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के कुछ पत्रकारों को फर्जी आरोप में जेल में डाल दिया गया था। मुकेश ने जो है, मैंने कमीशन की थी, मुकेश ने स्टोरी करी थी। मुकेश ने अगले दिन मुझे फोन पर वहां से बताया था कि देखिए स्टोरी, खबर तुरंत करने के बाद मेरे पास एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर का फोन आता है, डरते, और मैं डर रहा हूं कुछ होगा तो नहीं ना। तो वहां की पत्रकारिता बहुत डरी हुई है। एक व्यक्ति को, एक जर्नलिस्ट को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने रोड, सड़क निर्माण में अवैध घोटालों को उजागर किया था। सड़क की आप बात कर रहे हैं, हम जानते हैं सड़कों को लेकर बेहिसाब पैसा आ रहा है, बेहिसाब पैसा आ रहा है। आप देखिए, तमाम किस्म के कॉन्ट्रैक्टर खड़े हो गए हैं। जो मुकेश चंद्राकर की हत्या के लिए जो अभियुक्त है, वो क्या थे आखिर? वो भी कॉन्ट्रैक्टर ही थे। तो इन बातों पे चर्चा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में, जो आपका प्रश्न था स्थानीय पत्रकारिता, मुझे बताएं,
स्थानीय पत्रकार जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जिसके पास लीगल एड नहीं है, जिसके पास कम से कम दिल्ली या रायपुर के बड़े पत्रकारों का, बड़े संस्थानों का सहारा नहीं है, वो आखिर अपने आप को इस तिलिस्म में फेंक सकता है, इस चक्रव्यूह में डाल सकता है। उसकी स्थिति बहुत खराब है। स्थानीय पत्रकार बस्तर का बहुत कठिन जीवन जी रहा है। जी, तो इसी बात से आशुतोष, आपने शुरुआत में ये बात की थी कि क्योंकि विकास हो रहा है और पेशा का कानून है जहां पे ग्राम सभाओं को एम्पावर किया जाता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है और साथ में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, इस तरीके से जो आदिवासियों के लिए जो लॉज बनाए गए थे उनके पुश्तैनी जमीन पर उनका एक हक दिखाने के लिए और हक कब्जा करने के लिए या फिर और जो उनका हक है, वो उनकी स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, जैसा मैंने कहा था कि आदिवासियों के पास बहुत अधिक अधिकार नहीं है। अगर अधिकार होते तो सिक्योरिटी कैंप के बजाय सबसे पहले वहाँ स्कूल और चिकित्सा संस्थान आए होते, और वहाँ IG या IPS ऑफिसर्स के बजाय सबसे पहले IAS ऑफिसर्स गए होते। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार की समस्या ये है कि वो उसे सिक्योरिटी वैक्यूम मान रही है, वो उसे डेवलपमेंट वैक्यूम नहीं मान रही है। आदिवासी की स्थिति इसलिए बदतर है क्योंकि आदिवासी के पास अधिकार नहीं है। वहाँ आदिवासी के पास अपनी जमीन का अधिकार नहीं है। जब आप उसके जंगल के बीच में से सड़क काट देते हैं, चला देते हैं, सीधी सी बात, जो आप नहीं कर सकते बगैर ग्राम सभा की अनुमति के। मुझे बताएं कितनी ग्राम सभा हो रही है वहां। आप थोड़ा सा आपको डाइग्रेस कर रहा हूं। ये तो दक्षिण बस्तर है। उत्तर छत्तीसगढ़ जो कि कहीं डेवलप्ड है, जहां कहीं अर्बनाइजेशन हो चुका है, वहां हसदेव में अडानी के लिए हम जानते हैं किस तरह पेड़ काटे जा रहे हैं, अडानी की कोल माइनिंग, है ना, वो क्यों हो रहा है? या वहां भी यही स्थिति है। ग्राम सभा के बगैर आप जमीन उनको दे देते हैं। तो यह डिस्कॉन्टेंट है, यह आक्रोश है, यह रिजेंटमेंट है। फिर किसी न किसी दिन दुर्भाग्य से बंदूक का सहारा ले लेता है। इस बात को जब तक हमारी सरकारें नहीं समझेंगी, मुझे नहीं लगता कि बस्तर में शांति लौट आएगी। गृह मंत्री का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि नक्सलिज्म का सफाया, वो तो एक ऊपरी चीज है। बड़ी चीज है बस्तर में शांति की स्थापना। प्रश्न ये है बस्तर में शांति की स्थापना कैसे हो, और इसके लिए काउंटर इंसर्जेंसी मेजर एक मेजर हो सकता है, संपूर्ण या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं हो सकता वो। जी। और ये जो हमेशा बात उठती आई है कि भाई नक्सलियों का सफाया करने के एवज में कई सारे फेक एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे हमेशा उठती आई हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप फेक एनकाउंटर्स की संभावना देखते हैं कि फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं ना। दुर्भाग्य ये है कि हमें अगर आपने पहले ऐसी स्टोरी की थी जब आप कर सकते थे कि फेक एनकाउंटर्स थे। पहले मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बहुत समय नहीं बीता है, हम पत्रकार वहां जाते थे, हफ्तों वहां रहते थे, एक एक व्यक्ति की एक एक मृतक की आइडेंटिटी स्थापित करते थे और लिखते थे कि भाई जो आप बता रहे हैं 12 मारे गए हैं, 12 में से एक भी नहीं है। एक समय था जब इन खबरों पर जब हम इन्वेस्टिगेट करते थे, तब चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह ये सब उसका संज्ञान लेते थे, रिकॉग्नाइज करके तुरंत कमीशन बैठ जाते थे। एक समय ये हुआ करता था। ये भी समय था कि जो जुडिशियल कमीशन बैठते थे इन एनकाउंटर्स की, उनको एग्जामिन करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए, वो जुडिशियल कमीशन वो एस्टेब्लिश करते थे कि भाई ये तो निर्दोष व्यक्ति था, आपने तो फोर्सेस ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है। और ये बहुत पहले, बहुत पुराना समय नहीं है, हाल ही के वर्षों की बात है। लेकिन अब चूंकि इस चीजों पर रिपोर्टिंग नहीं है, इसलिए जुडिशियल अब इसका रिकॉग्निशन भी लेता है, सरकार पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। एक समय सरकारें इस दबाव में जीती थी, पुलिस भी दबाव में थी, नैतिक दबाव था कि भाई अगर आप कुछ गलत करेंगे तो मीडिया दिखाएगा, और मीडिया दिखाएगा तो आपके ऊपर दबाव आएगा कि आप गलत ना करें। अब पुलिस को मालूम है कि उनके क्लेम को, होम मिनिस्टर का जो क्लेम है, आप बता रहे हैं इंडिया टुडे में जो हुआ है, जो आप बता रहे हैं जो इंटरव्यू जो है, उस क्लेम को कॉन्टेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? भाई पत्रकार सवाल क्यों नहीं पूछ रहा कि मुझे ये तो बताइए कि 14 उनको बिल्कुल कॉन्टेस्ट नहीं किया जाता है। और एक तरीके से आप, क्योंकि ये जुडिशियल कमीशन की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे अचानक से ये याद आ रहा है कि 2021 में एडेस्मेटा जो फेक एनकाउंटर केस था, उसके बाद जुडिशियल कमीशन ने अपना रिपोर्ट 2021 में दिया और छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली में वो रिपोर्ट टेबल भी हुई मार्च 2022 को, कि ये बताते हुए कि हाँ कई सारे ऐसे जो आदिवासी मारे गए हैं और उनको माओवादी घोषित किया गया है,
वो एक तरीके वो माओवादी थे ही नहीं, वो आम व्यक्ति थे, आम गांव वाले थे। तो उस ऐसे जुडिशियल कमीशन की उपज क्या होती है, उस पर क्या एक्शन लिया जाता है? अजय, ये जिस आप एड़ समेटा की बात बता रहे हैं, ये मई 2013 का केस है। और अगर आप पुरानी फाइल्स उठाएंगे आपको याद आएगा कि इसको सबसे पहले मैंने इसको एक्सपोज किया था कि ये जो एड़ समेट का एनकाउंटर है पूरी तरह से फेक है। जो लोग मारे गए हैं उनमें से एक भी नक्सली नहीं है, एक भी। और जब अग्रवाल कमीशन जब बैठा तो अग्रवाल कमीशन ने, जो आपने अभी बताया, उसने इस पूरी मेरी इन्वेस्टिगेशन को उसको रेटिफाई किया, उसको एक्सेप्ट किया और लिखा कि हाँ इनमें से एक भी नहीं था, अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी ये। जी। तो ये सही बात है कि इसके बाद कोई एक्शन अभी नहीं हुआ है, एफआईआर नहीं हुई है। लेकिन आप ये भी देखें अजय कि वो समय नहीं बीता है जब कम से कम जुडिशियल कमीशन बैठते थे, सरकारों पे दबाव बनता था। आपने कहा कि कमीशन कैसे बिठाया गया, उस समय भी भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह की। लेकिन जब हम लगातार लिखते थे, फ्रंट पेज पे खबरें छापते थे, तो सरकारें बाध्य होकर खानापुरी के लिए ही सही लेकिन एक कमीशन की स्थापना करती थी। भाई आयोग का गठन हुआ है फला फला नोटिफिकेशन के जरिए। आज की तारीख में तो चूंकि रिपोर्टिंग नहीं है, इसलिए कमीशन ही नहीं बैठेगा कभी। जी। तो आज की स्थिति क्या है? जैसे आपकी बातों से लग रहा है आशुतोष, वो ये लग रहा है कि ये पूरी जो बस्तर की लड़ाई है, जिसको हम दिल्ली में बैठकर नक्सलिज्म को का खात्मा करने की लड़ाई समझ रहे हैं, वो एक तरीके से मूलतः जमीन की लड़ाई है, जहां पर आदिवासी जो अपना पुश्तैनी जमीन है, जिनको उसको उसको एक तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो सरकारें हैं वहां पर वो एक तरीके से वो सारी जो जमीनें हैं जहां पे जो उन्हें लगता है वो अब नक्सल कंट्रोल में आए हैं, उनको अपनी तरफ सरकारी जमीन बनाने की कोशिश कर रहा है। और नंदिनी सुंदर की किताब में भी ये मतलब लिख रहा था, अभी मैं कुछ दिनों पहले उनसे जब बात कर रहा था, तो वो उन्होंने भी यही कहा कि ये सिक्योरिटी कैंप्स बनाने के चक्कर में बहुत सारे कॉमन लैंड जो है, जो लोगों के जमीनें हैं और बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड है, उसको कब्जा करके वो लोग सिक्योरिटी कैंप बना रहे हैं और उसके खिलाफ भी काफी आंदोलन हो रहा है। साथ में कॉरपोरेट इंटरेस्ट की भी बात आती है कि भाई इस तरीके से हमने देखा है लगातार बस्तर में बड़े बड़े माइनिंग कंपनीज है, उनको वहां पर अपना एक दाखला चाहिए, वहां पर खनन करना है। और एक तरीके से आदिवासी का जो ये रेजिस्टेंस है, चाहे वो सिविल सोसाइटी रेजिस्टेंस हो, चाहे एक तरीके से नक्सली आंदोलन की तरीके से भी अगर रेजिस्टेंस हो, तो उनके लिए एक इम्पेडिमेंट बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप रेजोल्यूशन कैसे देखते हैं इसका? देखिए, रेजोल्यूशन पीस टॉक्स है, ये हम कई साल जी। से कहते आ अच्छा। रहे हैं। और अभी माओवादियों ने पीस अभी प्रपोजल भी दिया है। उन्होंने प्रपोजल भी दिया है। मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए, एकदम सही समय पर आया है। इस समय सरकार को बैठकर तुरंत बात करनी चाहिए। दोनों ही पक्षों को तुरंत सीज फायर की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में सबसे अधिक नुकसान वहां के आम आदमी आदिवासी का हो रहा है। तुरंत हमें शांति वार्ता की शुरुआत हो, तुरंत सीज फायर हो जाए। और ये सही है कि इसकी क्या कंडीशंस हैं, वो धीरे धीरे वो आपस में नेगोशिएशन क्या वार्ताएं धीरे धीरे बनती चली आए, लेकिन हमें इमीडिएट सीज फायर चाहिए आज की तारीख में। जी। और और वो शांति सीज फायर वार्ता, लग नहीं रहा है। कल के जो गृह क्योंकि केंद्र मंत्री। सरकार नहीं चाहती है, केंद्र सरकार वार्ता नहीं करना चाहती है। केंद्र सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ हिंसा का सहारा लेना चाहती है। वो मेरे ख्याल से बस्तर के लिए दुर्भाग्य है। हिंसा बहुत हो चुकी है, अब हमें बैठकर इसका हल निकालना होगा। दोनों ही पक्ष जो है अपने अपनी बैरकों में वापस लौट जाएं, मीडिएटर्स सामने आए, और अब इस बस्तर को शांति चाहिए, बस्तर को हिंसा और अधिक नहीं चाहिए। जी। और बस्तर भी एक तरीके से 100 ऑलमोस्ट 90% से अधिक वहां आदिवासी रहते हैं। प्रधानमंत्री कहीं पे भी अपने झारखंड जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, तो लगातार वो आदिवासी हित के बारे में बात करते हैं अपने भाषणों में। लगातार कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आदिवासी का एम्पावरमेंट के लिए ये किया। तो वही जो मापदंड प्रधानमंत्री जो दूसरी जगहों में कहते हैं, वो बस्तर में भी तो आदिवासी है, और उन्हीं के खिलाफ अगर वो जंग लड़ रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से पॉलिटिकली किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये फिर से डबल स्पीक है कि आप आदिवासी और पिछड़े की बात करते हैं लेकिन आप उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। आपने उनको जंग में धकेला हुआ है, आप उनकी जमीन पर जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बताता है कि सरकारें कितनी इनसेंसिटिव हैं। आज की तारीख में हमारे पास एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं,
इससे हाँ देखा जाए तो बहुत ही सिंबॉलिक एक्ट है, लेकिन आदिवासियों की फिक्र कहाँ हो रही है? क्या उनको उनका स्पेस, उनको अधिकार दिए जा रहे हैं? अगर हाँ, अगर सरकार वाकई सेंसिटिव है तो तुरंत मेरे ख्याल से आज की तारीख में सीज फायर होना चाहिए, शांति प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए। जी, और अंत में आशुतोष बस ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं पे भी दुनिया भर में भी इस तरीके से अगर कोई भी इस तरीके से इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं देश के अंदर, तो वहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस हुए या फिर रेड क्रॉस हुए, वो वहां पर आगे रहकर वहां पर हेल्प के लिए पहुंचते हैं या फिर कुछ इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। बस्तर में क्यों इस तरीके का नहीं होता है, क्यों? और विपक्ष भी जो इतने अगर आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं, उनके हित के खिलाफ काम हो रहा है और इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है वहां के आदिवासियों और सरकारों के बीच में, तो विपक्ष भी इसमें क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रही और इस ये तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं? ये देखिए, ये बड़ा ही विडंबना है कि इस मसले पर विपक्ष भी चुप है। आखिर ऐसा क्यों है कि विपक्षी पार्टियां इस विषय पर क्यों नहीं बोल रही? इसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। जो अब अगर आपने कहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन राइट वायलेशन तो है ही कहीं ना कहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इतने लोग मारे जा रहे हैं और उनकी पहचान तक नहीं है हमारे पास, उनके बारे में जो सरेंडर कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, तो कैसे उस पूरे क्लेम को फेस वैल्यू पर ले लिया जाए? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े स्तर पर राइट्स वायलेशन का प्रश्न है, लेकिन इसको लेकर बहुत कम लोग सेंसिटिव हैं, बहुत कम लोग आवाज उठा रहे हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था, इस पे मीडिया में लगभग चर्चा नहीं हो रही है और विपक्ष एकदम शांत बैठा है। अब क्यों बैठा है, ये प्रश्न विपक्ष से बनता है। नहीं, मीडिया तो नक्सल हिंसा को एक एज अ टेररिस्ट हिंसा की तरीके से देखती है, एक एंटी नेशनल तरीके से देखती है कि इस हिंसा के पीछे कितने क्या इतिहास है और क्या लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसके बारे में, उस विषय में तो बात नहीं करती है। बहरहाल आपने काफी सारी चीजें साफ की हमारे दर्शकों के लिए आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आगे भी हम इन सब चर्चाओं को आगे लगाते रहेंगे और होपफुली हम ये देखेंगे कि एक इस तरीके से जो पीस टॉक्स जिस तरीके से आपने कहा वो हो आने वाले दिनों में। अभी तो उस तरीके की संभावना लग नहीं रही है, लेकिन माओवादियों ने एक पीस प्रपोजल दिया है, सीज फायर की मांग कर रहे हैं वो लोग, और पीस प्रपोजल होना चाहिए। बात करेंगे तो कुछ हल निकलेगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को समझे।